बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्से में हैं और लोग जो हैं वो हैरान हो गए कि रियासत का ऐसा रवैया भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब निकले आधी रात के बाद, ये लोग इस्लामाबाद से और बहुत सारे और जो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से आए हुए लोग थे, वो अपनी जान बचा कर निकले क्योंकि सीधी गोली चल रही थी। इसकी तवक्को तो मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि रियासत ऐसे घेर के लोगों को स्ट्रेट गोलियाँ चला सकती है, और वो गोलियाँ चला सकती है जो इंसानों को कत्ल कर सकती हैं। रबड़ की गोलियां तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चला सकते हैं। मुझे ये भी लगता था कि बाद औक़ात ये नॉन लीथल किस्म के पैलेट बुलेट्स जो हैं वो इस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन, टॉर्चर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, ये चीज़ें तो मैं सोच रहा था। और इन्हीं की बुनियाद पर मुझे लग रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन चाहे निहत्ते भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे। और इसके बाद हुकूमत गोली चलाएगी, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सबके सब हैरान हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में कि ये कैसे मुमकिन है कि रियासत गोली चला दे अपने शहरियों के ऊपर, और इस चीज़ ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी निकले रात को, वो हज़ारा चले गए। हज़ारा में अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत की है, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है, और अली अमीन गंडापुर का पहले खिताब आप देख लें। गंडापुर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा जबर और जुल्म किया गया। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमने हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है, जिसके लिए हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। और जारी कहाँ रहेगा ये नहीं बताया। यानी जो एहतजाज जहाँ पे करना था, जहाँ पे धरना करना था, वहाँ से तो रात को अली अमीन गंडापुर आ गए। जब इतने सारे कारकुन गिरफ्तार हुए हैं तो अली अमीन गंडापुर क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? मेरा सवाल ये है कि बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप भी गिरफ्तार हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने देखा कि जो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। भाई गिरफ्तार होना चाहिए था ना मौके से। क्या मौके से सिर्फ कारकुन गिरफ्तार होगा? मैं कारकुनों को मायूस नहीं कर रहा, मैं कारकुनों को बिल्कुल मायूस नहीं कर रहा। उन्होंने जो किया वो खराज तहसीन के लायक। इमरान खान का और कारकुनों का एक अपना अलग ताल्लुक है। ना कारकुन इनकी शक्लें देखने आए थे, ना कारकुन इन लोगों के लिए आए थे। कारकुन ना बुशरा बीबी को जानते हैं, ना अली अमीन को जानते हैं, ना बाकी लोगों को जानते हैं। कारकुन जानते हैं इमरान खान को, वो इमरान खान के लिए निकलते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं। तो उनकी कुर्बानी अपनी जगह पे। लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर इतने वोट लिए हैं, इतना नाम बनाया है, उन्हें इज्जत मिली है, असम्बलियों के अंदर जाकर बैठे हैं, उन्हें भी गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी। और धरना अली अमीन ने कहा कि जारी रहेगा, तो वो कहाँ पे जारी रहेगा? रात को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना कॉल ऑफ किया है, और 5 लोगों की वो कमेटी है जिसने कॉल ऑफ किया था। मैंने आपको बताया था। गंडापुर क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग में थे, शायद वो उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा और उसके अंदर जो बाकी 2 लोग हैं, उसमें बैरिस्टर गौर हैं और उमर अयूब हैं, इन लोगों की गालिबन ये कमेटी है। और ये फैसला हो गया था कि जी हमने इसको फिलहाल कॉल ऑफ कर दिया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कॉल ऑफ नहीं किया, ये रहेगा। उमर अयूब के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जाली मुकदमा बनाए गए, हमारा लीडर आज भी जेल में है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, पुरअमन एहतजाज हमारे पास वाहिद रास्ता था, हमें जलसे की इजाज़त दी नहीं जाती, ये धरना एक तहरीक है, हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। पुरअमन लोगों पर धरने में गोलियां क्यों चलाई गई? हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। ये धरना अब बानी पीटीआई के इख्तियार में है। पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारा धरना जारी रहेगा। अब बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रहेगा। कहाँ पे एहतजाज हो रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब, धरना किस जगह पर देना है इसके बारे में कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, और एहतजाज किस जगह पे हो रहा है इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। अगर तो वहाँ एहतजाज जारी रखना है तो फिर वो जगह छोड़ी क्यों? वो तो बिल्कुल अब क्लियर है। और अगर कहीं और एहतजाज करना है तो वो जगह अनाउंस नहीं की गई। गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फसाइयत जारी है। वैसे ये तो हकीकत है, इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा जी कि एहतजाजी मार्च में सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि लाशें गिरी हैं, लाशें गिराने की बातें करने वालों को सबूत भी देने होंगे। यानी अली अमीन ने कहा हमारी तरफ से तो नहीं गिरी। मैंने आज बहुत सारे सहाफ़ियों से पूछा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी इतला के मुताबिक किसी एक भी पुलिस वाले को या रेंजर्स को या एफसी वाले को बुलेट इंजरी नहीं है। यानी अगर किसी को खरोच आई है या किसी को थोड़ी चोट लगी है या आंसू गैस की वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है, तो जिन पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है या हाथापाई हुई उनकी कारकुनों के साथ, किसी एक को भी बुलेट इंजरी नहीं आई। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बहुत बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में पहुंच रहे थे, उनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। जबकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन अस्पतालों में पड़े हैं उनको बुलेट इंजरीज हैं। और जो डाटा पहले दिया गया वो डाटा बाद में डिनाई किया गया, क्योंकि पहले तो पूरा डाटा आ गया था कि इतने जख्मी इस अस्पताल में पड़े हुए हैं और इतने लोग जो हैं वो उनके शोहदा के नाम भी आ गए थे कि ये लोग शहीद हो गए हैं गोलियाँ लगने में। लेकिन अब अस्पतालों से डाटा छुपाया जा रहा है। मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, 5-6 साल की है लगातार। जर्नलिज्म का मेरा तकरीबन 20 साल होने वाले हैं, लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग मैंने 5-6 साल की है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट होता था तो सबसे पहले हमें अस्पताल से एक रिपोर्ट आती थी, पहली रिपोर्ट, कि हमारे पास इतने जख्मी और इतने हमारे पास जो है वो लाशें पहुंची हैं। अस्पताल जो पहली चीज़ जारी करता है ना, वो यही करता है कि हमारे इतने जख्मी और इतनी लाशें पहुंची हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि हमें खून की ज़रूरत है, या फलां की हालत ख़राब है, या इतने लोग जो हैं उनको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, या ट्रीटमेंट की तफसीलात क्या होंगी, या इंजरी किस नौइयत की है। ये चीज़ें वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि हमारे पास इतने जख्मी और इतनी लाशें आई हैं। इस्लामाबाद के जितने बड़े अस्पताल हैं उनके ऊपर ऐसा दबाव डाला गया है कि तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि जख्मियों और लाशों की तफसीलात, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक अस्पताल वालों ने हैरान कुन तर्ज अमल इख्तियार करते हुए
ابھی تک لاشوں کی تعداد نہیں بتائی. کچھ عینی شاہدین, کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لاشیں غائب کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے لاشیں غائب کی جا رہی ہیں, جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا, پتہ چل گیا, کیونکہ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. وہ جب عدالتوں میں لے کر آئے تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, اور اتنی فستائیت کے باوجود انہیں جب دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی وہ کھڑے تھے, اور وہ بھی ابھی بھی ظلم اور فستائیت اور جبر کے خلاف وہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے. یہ جیل کے اندر بھی میں نے دیکھا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے تحریک دب جائے گی یا لوگ ٹوٹ جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. اب بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں ابھی تک, ان کے لواحقین انہیں تلاش کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ وہ قافلوں میں آئے تھے وہ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور سب پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیٹا مرتب کر رہی ہے جس میں وہ بتائے گی کہ ان کے کتنے لوگ لاپتہ ہیں جو ابھی تک نہیں مل رہے, اور ممکن ہے کہ وہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہو کہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد لاشیں چھپا دی گئیں. ماضی میں ایسی چیزیں جو ہیں ان کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ لاشیں چھپا دی جاتی ہیں, لیکن اگر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب اور انفارچونیٹ واقعہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے. علی امین نے خود کہا جی ہمارے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اور قتل کیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, یہ میرے اوپر بھی حملہ ہوا ہے, میں خود ایف آئی آر کٹواؤں گا. علی امین گنڈا پور نے کہا لیکن وہ تو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے نا, تو آپ خیبر پختونخوا میں کیسے اس کی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کٹوا سکتے وہاں پہ ایف آئی آر. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کر دیا گیا, لیکن حیرت اس چیز پہ مجھے ہو رہی تھی کہ سفاکیت کی آپ انتہا دیکھیے کہ یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لوگوں کی لاشیں مل نہیں رہی, کئی لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا, اور خون ابھی تک جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے سڑکوں سے. تو ایسے میں جو ہے وہ حکومت کے لوگ اور کچھ صحافی جو ہیں اور کچھ سیاستدان جو ہیں وہ ان کی سفاکیت کا آپ عالم چیک کیجئے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ تانے دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. یعنی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اس قسم کی بربریت کر کے آپ دنیا کے بہترین لوگ جو کمانڈوز ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کر کے آپ یہ چیزیں کریں, ان کو نہتہ کر کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں, انہیں آپ آنسو گیس کی اس لیول کے شیل ماریں, ان کے اوپر ربڑ کی بلٹس چلاتے جائیں, اور وہ نہتے ہوں تو وہ وہاں نہیں کھڑے ہوں گے, وہ وہاں سے چلے جائیں گے. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا, اور جو کچھ کیا گیا, جس طرح آگ لگائی گئی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن عالمی سطح پہ یہ آواز بہت زیادہ اٹھی ہے. عالمی سطح پہ نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں, اور جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ امریکی قانون سازوں نے, بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ غلط ہے. اس میں جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس وقت ایک بڑے اہم, یعنی ٹرمپ کے آپ یہ سمجھیں کہ جو مین کچن کیبنٹ ہے اس کے ایک بڑے اہم رکن ہیں رچرڈ گرینیل, انہوں نے اس حوالے سے اپنے آفیشیل ٹویٹر پہ ایک خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بڑے خاص آدمی ہیں, انہوں نے بلومبرگ کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. ظلم خلیلزاد نے شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکم کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. پھر کانگریس کی جو کانگریس وومن ہے راشدہ طیب, انہوں نے پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے کہا جی میں مظاہرین کے ساتھ کھڑی ہوں جو تبدیلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ جمہوریت کو دبانے کی کوششیں ہیں جو تشدد کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کے اوپر. پھر اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہے, پھر اور بھی کانگریس کے رکن ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں, یعنی یہ درجنوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس فسائیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو پاکستان میں رکھی گئی ہے. تو یہ زور پکڑتا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ لگاتار زور پکڑتا جا رہا ہے. اچھا اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ جو ویڈیو ایک آ رہی ہے وہ بڑی دل خراش ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے. یعنی اس کو وہاں جگہ ملی, اوپر پہنچ گیا تو وہاں اس نے کہا یہاں نماز پڑھتا ہوں میں, پتہ نہیں شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا یا وہ واقعی اس کا نماز کا وقت تھا, وہ نماز ادا کر رہا تھا. تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا. جنگوں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں صحابہ کرام نے, گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے, اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں جہاں پہ نماز کی تو معافی نہیں ہے. اب وہ وہاں پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا, تو رینجرز کے اہلکاروں نے اس کو آ کے دھکے دینے شروع کیے. پہلے وہ دیکھ رہے تھے, ایک آیا اس نے آ کے دھکے دینے شروع کیا, اور وہ زمین پہ بیٹھ کے اس نے اس کو پش کرنا شروع کیا, اور زمین پہ بیٹھ کے اس لیے پش کیا کہ تاکہ میں نہ گر جاؤں, یہ گر جائے, اور اس کو نیچے گرا دیا. اس کے بارے میں جو اطلاع آ رہی ہے, میں نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا, میں نے کہا مجھے اس کا نام بتائیں بندے کا, اس کی تفصیلات دیں. تو انہوں نے کہا جی ابھی تفصیلات ہم اس کی اکٹھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کنفرم انہوں نے کیا کہ جی اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اس شخص کی جس طرح یہ گرا ہے, کیونکہ یہ بالکل نیچے گر کے پھر اس کے بعد یہ الٹا ہو گیا, اور وہ 3 منزلہ وہ کنٹینر تھے جہاں سے وہ گرا. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے, بڑا دل خراش واقعہ ہے, یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے. پاکستانی اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں اور اس سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور یہ افسوسناک ہے. اور یہ کیمرے نے اس کو فلما لیا, اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو ایسے دھکیل کے نیچے پھینک دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے, اور یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا, پٹک دیا, اور اس کی گردن ٹوٹ گئی. ناظرین, علیمہ خان صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے ویلاگ میں نے بھی کیے تھے. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا کہ شام ہوتے ہی جو مین کنٹینر تھا جس کو بعد میں آگ لگا دی گئی تھی,
शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई, ये सवाल उठाया गया। दूसरा, साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हदायत जारी हुई, ना कोई रहनुमाई फराहम की गई। यानी मैं आपको ये कह रहा था कि वो साउंड सिस्टम चलना चाहिए था, रोशनी चलनी चाहिए थी, लोगों को गाइडेंस लगातार मिलनी चाहिए थी। वो कौन था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही वो साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया और रोशनियां भी बंद कर दी और कारकुनों को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है, और उनके ऊपर दोनों तरफ से फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। तो अगर कारकुनों को 4 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक उन्हें मोटिवेट किया जाता, उन्हें समझाया जाता, वहां से अनाउंसमेंट की जाती, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, जीरो एक्टिविटी थी वहां पे। फिर उन्होंने कहा हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज चलाने की दरखास्त की, हम बार बार ये कहते थे कि इसको चलाओ, लेकिन हदायत देने वाले लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये मैंने आपको बताया जो मेन कंटेनर है इसका जो कंट्रोल है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास था। ये कंटेनर एक मरतबा जब इसको कहा गया कि बुशरा बीबी की जानिब से कि आगे बढ़े और अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था, तो तब भी ये कंटेनर वाला रुक गया था कि जी मुझे ऑर्डर नहीं आगे जाने का। तो अहमद न्याजी ने, जो मेरे पास एनी शाहिदीन ने बात बताई है कि अहमद न्याजी जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने फिर जबरदस्ती आगे कंटेनर वाले को आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा नहीं तो हम तुझे उठा के बाहर फेंकेंगे और कंटेनर हम खुद चला कर दे जाएंगे। तो उस पर फिर वो मजबूरन वो आगे बढ़ता गया। अब नाज़रीन, पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, आपने दिल नहीं छोड़ना, ये बहुत तकलीफ का मौका है। यानी मैंने जो मनाज़र देखे हैं मुझे नींद भी नहीं आ रही थी ठीक तरीके से, वाकई बहुत बुरा लग रहा था और बड़ी तकलीफ है दिल के अंदर कि ये ऐसे नहीं हो सकता। 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि अपने ही लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी जाएगी। हाँ, ये तो पता था कि आंसू गैस मारेंगे, सजा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की जान ले लेंगे इसका आइडिया नहीं था। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा इस मुश्किल वक्त में भी, क्योंकि देखें दिल नहीं छोड़ना चाहिए, ये मुल्क आपका है, इससे आपने अपने आप को दूर नहीं करना, आपने हौसला नहीं हारना। अगर आपको ये लगता है कि आप तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं और आप एक कीमत अदा कर रहे हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और आपने हौसला नहीं हारना। ये एक दिन का काम नहीं है और ना ये जल्दी खत्म होगा। ये जिम्मेदारी पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के नौजवानों को लेनी पड़ेगी। उन्हें ये पूरी दास्तान हर गली में, हर मोहल्ले में, करिया करिया हर एक घर तक पहुंचानी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ कैसा जुल्म हुआ है। ये जाली मैंडेट जो है ये आज नहीं तो कल जमीन बोस हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। आज एक आम पाकिस्तान का मुकाबला जो है ना, वो सिर्फ जालिमों के साथ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आपका मुकाबला किन के साथ है। आज जो एक आम पाकिस्तानी है जो दुखी है, परेशान है, उसका मुकाबला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। पाकिस्तान का 90% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ खड़ा है। उसका मुकाबला पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया से है। वो हुकूमत से इश्तिहार लेकर वो भी अवाम के खिलाफ खड़ा है। ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला है। ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत जो है वो हाँ में हाँ मिलाती है और जो उन्हें कहा जाता है वो वही कर रही है। उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और उन्होंने ये नताइज भी बदले हैं जो मैंडेट चोरी किया है। तमाम सूबों की पुलिस से है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस क्यों ना हो। आम आदमी का मुकाबला हर सूबे की पुलिस के साथ है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ है, सियासी एलीट जो बड़े खानदान है उनके साथ है। कुछ बैरूनी मुखालफत भी है, बहुत सारे करप्ट ठेकेदार हैं, बहुत सारे इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, करप्ट अशराफिया है। एक लंबी फहरिस्त है जो बेहिस लोग हैं, जालिम लोग हैं। इनका कुत्ता भी मर जाए तो बहुत बड़ी खबर बनती है, हेडलाइन बनती है। लेकिन पाकिस्तानी मारे जाएं तो कीड़े मकोड़ों की तरह ये उसकी खबर चलाने के लिए भी तैयार नहीं है, बल्कि ये बात भी नहीं पूछ रहे, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा कि अस्पताल डाटा क्यों जारी नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। लोगों के बच्चे शहीद हो गए और ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पाकिस्तान का इतना बड़ा ग्रुप है, जंग ग्रुप, उसकी आप सिर्फ मेन हेडलाइन पढ़े तो वो क्या लिख रहा है कि फाइनल कॉल देने वाले दुम दबा के भाग गए। हद हो गई। वैसे आपने वहां फस्तायत, जुल्म और जबर नहीं देखा? क्या परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसे सीधी गोलियां मारी थी इस्लामाबाद डी चौक में लोगों को? भाई वो बंदों को मारते थे, कुटते थे, उठा के ले जाते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, आंसू गैस के शेल फेंकते थे, टॉर्चर करते थे। वो डिक्टेटर था, उसने सारा कुछ किया था, लेकिन उसने सीधी गोलियां यहाँ पे डी चौक में नहीं मारी लोगों को कि यहाँ पे लाशें गिरी हुई हो। क्या इस तरह पहले कभी खून बहा था? लेकिन हैरत है, वो ताना दे रहे हैं उन लोगों को जो मजलूम है। तो मजलूम का मजाक उड़ाना, मजलूम को ताना देना। तो मैं मजलूमों से सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। ये लोग आज आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन आप इन जख्मों को याद रखें, इन गोलियों की आवाज़ों को याद रखें, इन सारी चीज़ों को अपनी ताकत बनाएं। कई लोग कह रहे हैं ये भी लाशें नहीं मिल रही, कुछ लोग सब अच्छा का जो है इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इस जुल्म और ज्यादती को आप याद रखें और पुरअमन रहें। और अपना पैगाम आपने कैसे लेकर जाना है, हर गली मोहल्ले में, हर जगह पे अपना पैगाम आप पहुंचाएं। ये दुनिया खत्म नहीं हो गई, आपको फिर मौका मिलेगा, आपको बार बार मौका मिलेगा। ये मुल्क आपका है, आप ही इसके ऊपर हुकूमत करेंगे, कोई जबरदस्ती इस पे हुकूमत नहीं कर सकता। मेरा ये ईमान है, इस मुल्क में जमहूरियत आएगी। जमहूरियत के लिए आपने कोशिश करनी है, आज़ादी इज़हार राय के लिए कोशिश करनी है, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करनी है, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कोशिश करनी है, अवाम की हुक्मरानी के लिए कोशिश करनी है, और सारी कोशिश पुरअमन तरीके से करनी है। तैयारी करें, वक्त का इंतजार करें, वक्त सबका आता है। ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी आवाज़ को उठाएं। ये जो चीज़ें मैंने आपसे अभी जिक्र किया, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसके अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक है, आज़ादी इज़हार राय है, हकीकी जमहूरियत है, ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान में ले आते हैं पुरअमन तरीके से, या जैसे भी ये चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं, तो याद रखें इससे बड़ा बदला इस निज़ाम से और कोई नहीं होगा। ये पूरा निज़ाम इस बुनियाद पे चलता है कि जमहूरियत को कुचल दो, जो बोलता है उसको दबा लो, आज़ादी इज़हार राय नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, ताकतवर को बचा लो, कमज़ोर को फंसा दो।
اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کسی سے بدلہ کیا لینا؟ سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ نظام بدلا جائے, وہ زنگ آلود نظام بدلا جائے جو ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں لاشوں کا. بہت بدقسمتی ہے. جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی نا ناظرین, تو یہ ظالمانہ نظام اپنی موت آپ مر جائے گا. بس آپ نے دل نہیں چھوڑنا.